निर्मला अपने पति राजन के साथ जिद करके अपनी दादी के श्राद्ध में मायके आई थी। हालांकि राजन ने उसे बार बार यही कहा था कि बिन बुलाए वहाँ जाना ठीक नहीं है, फिर भी वह नहीं मानी और अपना हक समझते हुए वहाँ पहुँच ही गई। निर्मला ने सोचा था कि दुख की इस घड़ी में वहाँ पहुँचने पर परिवार के सभी लोग गिले शिकवे भूलकर उसे अपना लेंगे और दादी की मौत का दुख जताएंगे, पर उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। सभी ने निर्मला को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद भी निर्मला को उम्मीद थी कि परिवार वाले भले ही उसे नज़रअंदाज करें, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी निर्मला ने राजन की तरफ इस तरह देखा, मानो वह माँ के पास जाने की उससे इजाज़त ले रही हो। फिर वह अकेली ही माँ की तरफ बढ़ गई। उस समय निर्मला की माँ औरतों के हुजूम में आगे बैठी हुई थी। जब माँ ने निर्मला को अपने करीब आते देखा तो वे उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। माँ के पीछे पीछे निर्मला भी वहाँ पहुँच गई और प्यार से बोली, माँ यह सब कैसे हुआ? क्या दादी बहुत दिनों से बीमार थी? तुमसे मतलब? आखिर तुम पूछने वाली होती कौन हो? चली जाओ यहाँ से, फिर कभी भूल कर भी इस घर की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गुस्से से चीखते हुए उसकी माँ बोली, ऐसा ना कहो माँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे। माँ होकर भी तुम मेरे मन की भावना को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? रोते हुए निर्मला बोली, नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं समझना। चीखते हुए उसकी माँ ने कहा, क्यों नहीं समझना है माँ? तुम्हें समझना ही पड़ेगा। अपनी बेटी के दुख को महसूस करना ही पड़ेगा। आखिर मेरा इतना ही कसूर था ना कि मैंने राजन से सच्चा प्यार किया, उससे शादी की, जो हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन माँ, तुम मुझे गौर से देखो कि मैं राजन के साथ कितनी खुश हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। खुशी जताते हुए निर्मला ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है और न ही सुनना है। बस तुम अभी और इसी समय उस राजन को लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हारी दादी का श्राद्ध शांति से पूरा हो सके। माँ बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे माँ, रहने के लिए नहीं आए हैं, केवल दादी के श्राद्ध में आए हैं। बस उसे पूरा हो जाने दो, क्योंकि दादी से मेरा और मुझसे उनका कितना गहरा लगाव था, यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे बिना तो वे कुछ भी नहीं खाती पीती थी। सुबकते हुए निर्मला ने कहा, इसलिए तो तुम उसे कल मुहे राजन के साथ भाग गई और कोर्ट में जाकर शादी कर ली। तब तुम्हें दादी का इतना ख्याल नहीं था, जबकि उन्होंने तुम्हारी याद में अपनी जान ही दे दी। मुझे दादी का बहुत ख्याल था माँ, परंतु मैं क्या करती? आप सभी तो मुझसे खफाते हैं। डर के चलते मैं नहीं आ सकी। रोते हुए निर्मला ने कहा, बड़ी आई डर वाली। जब इतना ही डर था तो घर से कदम बाहर निकालते समय 1000 बार सोचती, फिर भी कुछ नहीं सोचा। अरे क्या अपनी बिरादरी में लड़कों की कमी हो गई थी क्या, जो उस नास पिटे राजन के साथ भाग गए? तीखी आवाज़ में उसकी माँ ने कहा। माँ के सवालों का जवाब देने के बजाय निर्मला ने कहा, माँ मुझे जी भर कर कोस लो, लेकिन उन्हें कुछ न कहो, क्योंकि अब वे मेरे पति हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुनिया में केवल एक तुम ही पति वाली हो, बाकी सब दिखावे वाली हैं। खिल्ली उड़ाते हुए उसकी माँ बोली, माँ मेरी अच्छी माँ, तुम तो मुझे ऐसा न कहो। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याहे है, सुख शांति से रहे। उन्हीं में से मैं एक हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी का खुद ही चुनाव कर
तुम लोगों को की परेशानी को दूर कर दिया है। इसके बावजूद भी सभी की तरह तुम भी मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। दुखी होकर निर्मला ने कहा, हाँ, तुम इसी काबिल हो, इसलिए नहीं मिलेगा अब तुम्हें वह लाड़ प्यार और अपनापन जो कभी यहाँ मिला करता था। निर्मला की माँ की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पिता, भाई, बहन व भाभी सभी वहाँ आ गए और गुस्से से निर्मला को घूरने लगे। तभी उसके पिता दयाशंकर ने गुस्से में कहा, कलंकनी, मुझे तो तेरा नाम लेते हुए भी नफरत हो रही है। आखिर तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ऐसा नहीं कहिए पापा, आखिर इस घर से मेरा भी तो कोई रिश्ता है। उसी रिश्ते के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। मुझे और मेरे पति को अपना लीजिए पापा, रोते गिड़गिड़ाते हुए निर्मला ने कहा। खबरदार, जो मुझे पापा कहा। तेरा पापा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तू इस घर को छोड़कर गई थी। रहा सवाल अपनाने का, तो यह हक अब तुम खो चुकी हो। नहीं पापा नहीं, ऐसा ना कहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि प्यार करना क्या कोई जुर्म है? आखिर मैं भी तो बालिग हूँ। जब मैं अपना भला बुरा सोच समझ सकती हूँ तो फिर मुझे फैसला लेने का हक क्यों नहीं है? और फिर चाहे बातें भविष्य की हो या जीवन साथी चुनने की, लड़कियों को यह हक ज़रूर मिलना चाहिए। थोड़ा खुश होकर निर्मला ने कहा, तू मुझे हक के बारे में समझा रही है? अगर तू इतनी ही समझदार होती तो मैं अपनी ही जाति के लड़के से शादी करती, न कि किसी दूसरी जाति के लड़के से। निर्मला के पिता ने कहा, दूसरी जाति के लड़के क्या इंसान नहीं होते? क्या उनमें समझदारी नहीं होती? इसकी मिसाल तो राजन ही है, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे रखी हैं, कोई कमी नहीं महसूस होने दी। उन्होंने मैं इस तरह के जात पात के भेदभाव को नहीं मानती जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, आपस में दूरियां बढ़ाता हो। मैं केवल इंसानियत की जात को जानती व मानती हूँ। निर्मला बोलती चली गई, बस करो अपनी यह बकवास और उस राजन के साथ यहाँ से चलती बनो। इस बार चीखते हुए निर्मला का भाई विशाल बोला, भैया मुझे जो चाहे कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि एक पत्नी अपने सामने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे पति की बेइज्जती करनी ही होगी, वह भी तुम्हारे सामने। नज़रें तिरछी करते हुए विशाल बोला, क्या यह तुम कह रहे हो, जबकि तुम भी किसी के पति हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है? महाभारत मचा दूंगी मैं यहाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि वे तुमसे कमज़ोर हैं? वे जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और साथ ही पुलिस में भी हैं। उनसे टकराना तुम्हें महंगा पड़ेगा भैया। हाँ, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती ज़रूर करवा सकती हूँ, ताकि तुम बेइज्जती के दर्द को महसूस कर सको। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह कुछ करने से पहले कुछ सोच समझ न सकूँ। औरत हूँ, इसलिए औरत का दर्द भी समझती हूँ। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी जिससे कि भाभी के मन में दुख हो। निर्मला की बातें सुनकर उसकी भाभी सुबक पड़ी और उसने आगे बढ़कर निर्मला को गले से लगा लिया। माधुरी, यह तुम क्या कर रही हो? दूर हटो उससे, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चीखते हुए विशाल बोला, रिश्ता है क्यों नहीं, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए अपनी बहन को अपना लीजिए। इसने ठीक ही कहा है कि जात पात कुछ नहीं होता, होती है तो केवल इंसानियत, और इंसानियत का रिश्ता।
निर्मला की तरफदारी लेते हुए उसकी भाभी माधुरी ने कहा, मानो वह भी इंसानियत के रिश्ते को ही अहमियत दे रही हो। लेकिन माधुरी की बातें सुनकर विशाल बौखला गया। वह गुस्से से बोला, माधुरी, लगता है इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। कहीं अभी विशाल अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ राजन आ गया और सूझबूझ का परिचय देते हुए गंभीरता से बोला, निर्मला, अब चलो यहाँ से। बहुत हो चुकी तुम्हारी बेइज्जती। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है और जान लिया है कि ये लोग ऐसे पत्थर दिल इंसान हैं जो जात पात का ढोंग रचकर समाज को गंदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब मुझे समझ में आया है कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। ले चलिए मुझे, अब एक पल भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहूँगी। उठते हुए निर्मला बोली और अपने पति राजन का हाथ थामकर घर से बाहर जाने लगी। उसकी छोटी बहन उर्मिला ने दौड़कर निर्मला का हाथ थाम लिया और सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, जात पात और उन बुरे रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ जिसे माँ, पापा व भैया ने अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा है। मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो क्या हुआ, तुम तो अपनी दीदी के घर आ सकती हो, निर्मला ने कहा। ज़रूर आऊँगी दीदी, उर्मिला ने खुश होकर कहा। मैं इंतज़ार करूँगी, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए निर्मला ने कहा और अपने पति राजन के साथ घर से बाहर निकल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।